दो वर्ड्स हैं, एक है एकम्प्लिस, एक है को एक्यूज्ड। जो एकम्प्लिस होता है उसको हम लोग कहते हैं सह अपराधी, और जो को एक्यूज्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं सह अभियुक्त। दोनों शब्द क्या है, दोनों के क्या मीनिंग है? तो पहले तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो एकम्प्लिस होता है उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। जो हम लोग 133 पढ़ते हैं, 133 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो एकम्प्लिस को नहीं डिफाइन करता, बल्कि केवल ये बताता है कि जो एकम्प्लिस अपना एविडेंस देता है, जो अपना साक्ष्य देता है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी। तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू के लिए हम लोग उसको सेक्शन नंबर 133 और इसके साथ साथ सेक्शन 114 114 का इलस्ट्रेशन बी में पढ़ते हैं। तो आज हम आप लोग को सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि एकम्प्लिस बनता कैसे है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए, जब दो या दो से अधिक लोग, 2 पर्सन क्या करते हैं, साथ साथ मिलकर ऑफेंस करते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर साथ साथ ऑफेंस करते हैं तो उन लोगों को बोला जाता है को एक्यूज्ड। उनमें से जिनका भी नाम पता रहता है उनको सबसे पहले रख दिया जाता है और दूसरे को बोला जाता है अदर्स। जैसे मान लीजिए राकेश और दिनेश दो पर्सन हैं, उन्होंने कोई ऑफेंस किया, तो जो विक्टिम था उसको मालूम था कि राकेश और दिनेश हैं, तो जो विक्टिम था उसने जो एफआईआर कराई राकेश और दिनेश के नाम, राकेश का नाम उसने पहले लिखवा दिया। तो जो एफआईआर होती स्टेट वर्सेस राकेश एंड अदर्स। एंड अदर्स का मतलब होता है कि इस मामले में और भी कोई लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, और भी लोग हैं। तो जब कभी एक्यूज के बारे में प्रॉपर जानकारी विक्टिम को रहती है तो उसको क्या करता है, बाई नेम एफआईआर लिखवाता है। तो जो बाई नेम एफआईआर होती है वो दोनों को एक्यूज्ड हो जाते हैं। और आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में क्या पढ़ा था? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में क्या पढ़ा था? सहअभियुक्त क्या पढ़ा था? सहअभियुक्त के साथ और कुछ पढ़ा होगा संयुक्त रूप से विचारण के अन्य प्रभावित करने में बताया गया था कि अगर कोई एक्यूज जो होता है, सहअभियुक्त होता है, वो अपने साथियों के द्वारा किए गए अपराध के बारे में कुछ बताता है तो वो रिलेवेंट होता है, रिलेवेंट, सुसंगत। क्योंकि मैटर सेक्शन 30 में है, आप लोग को पढ़ाया गया है, 6 से लेके 55 में जितने मैटर हैं सब के सब रिलेवेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ, कोई ऐसा ऑफेंस हुआ जिसमें एक्यूज पर्सन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो नाम नहीं जानता, ये भी नहीं बता पाता कि किसने किया, कुछ नहीं मालूम, तो उसकी भी एफआईआर होती है। उसकी जो एफआईआर होती है वो होती है स्टेट वर्सेस अननोन, सरकार बनाम अज्ञात, एफआईआर लॉज हो गई। आप लोग को सीआरपीसी में पढ़ाया गया है, बताया गया है कि जब लॉजिंग ऑफ द एफआईआर होती है तो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के बाद जैसे एफआईआर लॉज होती है इमीडिएटली क्या होता है, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का, एसआई रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है, उसको बना दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, विवेचनाधिकारी। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा उसकी ड्यूटी होती है कि जो एक्यूज पर्सन अननोन है, अज्ञात है, उनको अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान खोजे, पता लगाए, और अगर उसको पता चल जाता है कि ये जो अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर हुई है, अननोन पर्सन के नाम एफआईआर हुई है, जानकारी मिल जाती है, तो वो क्या करता है, उस केस का नाम बदल देता है, फिर हो जाता है स्टेट वर्सेस एक्यूज का नाम। और 99% केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो अननोन पर्सन को डिस्कवर कर लेता है, खोज लेता है। जैसे कल हमने आप लोग को पढ़ाया था कि मुखबिर होते हैं, जो पुलिस के एजेंट होते हैं, उनकी मदद लेता है, तो कहीं ना कहीं से पता लगा लेता है। लेकिन कभी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पूरे प्रयास के बाद भी
एक्यूज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, किसने किया, कैसे किया, कोई जानकारी नहीं। जैसे आशीष जुड़े हैं क्लास में, आशीष आशीष ने जुड़े हैं। अच्छा, वो जुड़ी हुई है, क्या नाम है, मनीषा जी नहीं क्लास में। अच्छा, देखो हम इसलिए इन लोग का नाम ले रहे थे। यस अच्छा, आप हैं क्लास में। अच्छा, आपको यस प्रयागराज में डॉक्टर बंसल के मर्डर की कुछ जानकारी है? जीवन ज्योति वाले डॉक्टर साहब की हुई थी मर्डर। हुई थी सर, पर वो अच्छे से नहीं पता चलो है देखो कुछ। हम बताते हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज में आज से 8 साल हो गया, एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर साहब थे। उनका बहुत बड़ा नर्सिंग होम था और उनके चैम्बर में ही वो अपराधी लोग उनको मार दिए गोली से। आज समझिए कि काफ़ी समय तक किसी भी एक्यूज़ की कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं कि किसने मारा, किस गिरोह ने मारा, किसने किया, कुछ जानकारी नहीं। मैटर जो है सीबीसीआईडी को भी दिया गया। बहुत प्रयास करने के बाद, एक लंबे ड्यूरेशन के बाद, तब एक्यूज़ का कुछ पता चला। और अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वही प्रॉपर एक्यूज़ था कि और कोई था। तो हमने आपको बताया कि 1% ऐसे मैटर होते हैं जिसमें क्या होता है कि अननोन पर्सन का पता नहीं चलता। तो हम लोग के लॉ में प्रोविज़न है, सर जेम्स स्टीफन ने उसके लिए एक प्रोविज़न बनाया। ये प्रोविज़न बनाया कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बहुत दिक्कत हो रही, नहीं पता चल रहा है कि वो कौन से पर्सन थे, किसी गिरोह के थे, कहाँ के थे, नहीं पता चलता है, तो उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ये राइट्स दिया गया है कि आप क्या करिए कि अगर आपको किसी के ऊपर हल्का फुल्का डाउट भी है, संदेह भी है, तो आप उससे बात करिए और उसको, रविशंकर म्यूट करिए, और उसको ये बोलिए कि आपने और आपके साथियों ने जो ऑफेंस किया है, अगर आप सरकार के गवाह बन जाओ और अपने द्वारा और अपने साथियों के द्वारा जो भी ऑफेंस किया गया है उसकी जानकारी दे दीजिए। तो अगर आप सरकार के गवाह बन जाते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, सज़ा नहीं दिलवाएंगे, आपको सज़ा नहीं होगी। लॉ का प्रोविज़न है कि अगर आप सरकार की मदद करते हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर किसी गैंग का कोई पर्सन या कोई भी क्रिमिनल पर्सन जो 2 या 2 से अधिक है, एक भी तैयार हो जाता है, तो वो दोनों क्या है, आपस में कोई एक्यूज्ड हैं। मान लीजिए ए और बी ने ऑफेंस किया है जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, छिपी हुई है उनकी आइडेंटिफिकेशन। ए और बी आपस में क्या है, कोई एक्यूज्ड है। जब कोई एक्यूज पर्सन ओपन कोर्ट के सामने अपने द्वारा किए गए ऑफेंस को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फेशन, संस्वीकृति। और कन्फेशन करने के बाद वो एक्यूज पर्सन हो जाता है कन्विक्टेड पर्सन, दोषसिद्ध व्यक्ति। ये बेसिक चीज़ तो आप लोग को जानकारी है। ये जब कभी कोई एक्यूज्ड सरकार का गवाह बनकर कोर्ट के सामने अपने द्वारा किए गए ऑफेंस की जानकारी देता है और अपने साथियों के बारे में जानकारी देता है, जब कभी कोई एक्यूज्ड जो अननोन है लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कहने पर वो सरकार का गवाह बनने को तैयार हो जाता है और वो कोर्ट में जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको ले जाता है मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने और मेरे साथियों ने अपराध किया। जब कभी कोई एक्यूज्ड कन्फेशन करेगा मजिस्ट्रेट के सामने इस मैटर पर, तो उस कोई एक्यूज को बोलते हैं एकम्प्लिस, सह अपराधी। यहीं से सह अपराधी उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो एकम्प्लिस बन गया, सह अपराधी बन गया, उसने अपने द्वारा और अपने साथियों द्वारा किए गए ऑफेंस की जानकारी कोर्ट को बताई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है
कि एकम्प्लिस के स्टेटमेंट के बेसिस पर उसके जो अदर्स अन्य साथी हैं उनके बारे में क्या हो, क्या उनको भी पनिश किया जाए। इसी को लेकर हम लोग आज सेक्शन 133 को स्टडी करेंगे। जो हमने आपको बताया कि एकम्प्लिस बना कैसे, वो 133 में नहीं है, वो 133 में नहीं है। जब आप लोग से इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है एकम्प्लिस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि 133। आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग के लॉ में बहुत ऐसे प्रोविज़न हैं जो किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। जैसे एफआईआर किस सेक्शन में डिफाइन है? किसी में कहीं भी नहीं, किसी में नहीं है। प्लेंट कहीं नहीं, प्लेंट किस सेक्शन में डिफाइन है? किसी में नहीं। ट्रायल कहीं नहीं, ट्रायल भी डिफाइन नहीं है। एकम्प्लिस वो भी डिफाइन नहीं है। कहीं नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी आपसे ऐसे शब्द पूछे जाए, ऐसे बहुत से हैं और भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे, तो आप लोग ज़बरदस्ती आपसे पूछा जाए एफआईआर किस सेक्शन में, तो आप मत कहिएगा 154 सीआरपीसी। 154 सीआरपीसी कहती है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर को दर्ज करने का तरीका। ये नहीं कहता कि एफआईआर को डिफाइन है। ट्रायल है सीआरपीसी के सेक्शन 2 में सभी चीज़ की डेफिनेशन है, लेकिन ट्रायल की डेफिनेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है, इंक्वायरी को डिफाइन किया गया, ट्रायल को नहीं डिफाइन किया गया। पूरी की पूरी सीपीसी हमारी बेस करती है प्लेंट पर। सिविल सूट की शुरुआती होती है प्लेंट से। प्लेंट को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। सीपीसी के सेक्शन 26 कहती है कि प्लेंटिफ अपने प्लेंट को 2 कॉपी में देगा। प्लेंटिफ अपने प्लेंट को 2 कॉपी में देगा। ऑर्डर 1, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट के कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या प्लेंटिफ अपनी बातों को लिखेगा। पूरी सीपीसी पढ़ डालते हैं, मिलता नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये दिमाग में रखिएगा, एकम्प्लिस को इंडियन एविडेंस एक्ट या किसी और भी सेक्शन में, एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। जो एकम्प्लिस है वो बनता है, उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाता है। कोई शुरू में एकम्प्लिस नहीं होता, शुरू में वो रहता है कोई एक्यूज्ड को प्रोसेस के तहत क्या किया जाता है, एकम्प्लिस बनाया जाता है। और जो व्यक्ति एकम्प्लिस बन जाएगा वो इस्टेब्लिश ला है कि उस व्यक्ति को उस कोर्ट के द्वारा कोई कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करता है तो उसको सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है सर। 100% मिलेगी। चाहे 164 सीआरपीसी में कन्फेशन करे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, या मजिस्ट्रेट ने फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बना दिया, आरोप तैयार कर दिया, और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के बाद मजिस्ट्रेट उससे कहता है कि मैंने जो आपके खिलाफ चार्जेस बनाए हैं क्या आप एक्सेप्ट करते हो? वो कहता है हाँ, तो मजिस्ट्रेट उसको सज़ा दे देता है। ये एस्टेब्लिश है। कभी भी कोई ऐसा आपको एक्सेप्शन मिला कि कोई एक्यूज पर्सन ने ओपन कोर्ट में कन्फेशन किया, मजिस्ट्रेट उसको एक्विटल कर दे, छोड़ दे? ऐसा नहीं मिला, और ना नहीं मिला। और ना मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि एकम्प्लिस को तो छोड़ देता है मजिस्ट्रेट, तो आप आंसर बताएं कि एकम्प्लिस वो कन्फेशन नहीं कर रहा है, उसको तो कन्फेशन करने के लिए जो लोग एडीजे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लो, जुडिशरी वाले भी, एकम्प्लिस बनाया जाता है, एकम्प्लिस स्वयं नहीं बनता। वो ये नहीं कहता है कि मैंने ऑफेंस किया है। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या होता है, फेल्योर होने लगता है, उसको अपना इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट करना है, पुलिस रिपोर्ट के फॉर्म में मजिस्ट्रेट को भेजना है, लेकिन वो यही नहीं फाइनल कर पा रहा है कि इस केस का एक्यूज कौन है।
तो जब एक्यूज नहीं पता चल रहा है तो आप लोग को बताया गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो PW की स्टेटमेंट लिया जाता है, PW1 की स्टेटमेंट लिया जाता है, DW के लिया जाता है, IW के लिया जाता है, जोग्राफिकल मैप बनाया जाता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तब क्या करता है, डिसाइड करता है कि इस FIR के मैटर पर मुझे चार्जशीट लगानी है कि फाइनल रिपोर्ट लगाना है। तो DW में किसके स्टेटमेंट को लिखेगा? PW तो चलो अवेलेबल है, विक्टिम, ठीक है ना, और DW में किसके स्टेटमेंट को लिखेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो। ये एक्यूज के तो एक्यूज है कहाँ? एक्यूज तो अज्ञात है ना, एक्यूज तो अज्ञात है, वो तो है ही नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है कि अगर किसी गिरोह के ऊपर, किसी गैंग के ऊपर कुछ उसको डाउट होता है तो उनमें से किसी को बहला के फुसला के इसलिए तैयार करता है कि अगर आप अपने द्वारा किए गए ऑफेंस, अपने साथियों द्वारा किए गए ऑफेंस की जानकारी कोर्ट को देते हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सरकार की मदद कर रहे हैं, आप सरकार के गवाह बन रहे हैं। तो अगर वो तैयार हो जाता, अच्छा ठीक है हम बताएंगे, तब उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करता है, उस कोई एक्यूज़ को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है और मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है। तो कोई एक्यूज़ के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने किए गए कन्फेशन से जो पैदा होता है उसको कहते हैं एकम्प्लिस, राइट। अब बोलो किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। अब एकम्प्लिस को आप लोग बता लोगे? किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, उसको फिर से समझा दे। बोलो यस नो, तो कुछ तो बोलो आप लोग। सर एक बार और समझाया जाए। बिल्कुल नहीं, सर को सीधा पाते हो, सोचते हो कि सर को भी बनवा दे एकम्प्लिस। सर PW का फुल फॉर्म और DW का सर प्लीज बता PW दीजिए मतलब ना। होता है प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। प्रोसिक्यूशन मतलब जिसने FIR लॉस कराई। FIR किसने लॉस कराई थी? पीड़ित ने। तो जब पीड़ित FIR लॉस करा देता है तो उसको बोलते हैं अभियोजन। DW का मतलब डिफेंस विटनेसेस। डिफेंस का मतलब जो बचाव लेना चाहता है कि मैं अपराध नहीं किया, वो कौन होगा? एक्यूज्ड। IW का मतलब होता है ऐसा विटनेसेस जिसके नाम का जिक्र न तो क्या नाम है प्रोसिक्यूशन ने किया है और न वो क्या नाम है डिफेंस के पार्टीज़ ने किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र गवाह। जो IW होता है उसकी एविडेंशियल वैल्यू, इंडिपेंडेंट विटनेसेस की एविडेंशियल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि PW के साथ जो PW1 आता है, PW2 आता है, यानी कि 1 2 3 4 गवाह आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरेस्टेड विटनेसेस, हितबद्ध साक्षी। हितबद्ध साक्षी तो वही बोलेगा जो साक्षी बोल। चलो ठीक है, तो भाई मुरारी जी एकम्प्लिस सुनोगे कि आगे बढ़े? किसने पूछा था एकम्प्लिस? मुरारी क्या और कोई थे? हम थे सर। क्या नाम है? बंधु जी, दीन बंधु जी। बताइए, आपका इतना ऐतिहासिक नाम है दीन बंधु। चलो बता देते हैं आपको, घबराओ नहीं, लेकिन याद करना सर को सिलेक्शन के बाद, भूल ना जाना। चलिए पहले प्रॉमिस करिए कि सिलेक्शन के बाद याद करेंगे तब बताएंगे। ओके सर, एकदम याद करेंगे सर। आप तो कहोगे ही, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नहीं सर। चलो दीन बंधु जी, आपको एक बात बता दें, सब लोग को बता दें, हमारे स्टूडेंट सर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी बहुत स्टूडेंट को प्यार करते हैं। जो पहला स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ या जो लेटेस्ट सेलेक्ट हुआ, सब सर के कांटेक्ट में है। जो 2000 में 99 में सेलेक्ट हुए, जो 98 में सेलेक्ट हुए या 2023 में सेलेक्ट हुए, सब हमसे रिलेशन बहुत अच्छा रखते हैं, हम भी सबको बहुत मानते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों लोग को अच्छा लगता है। देखो दीन बंधु सुनो ध्यान से, आप सब लोग फिर से सुन लो। देखो, जब कभी 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर
कोई ऑफेंस करते हैं और ये नहीं पता चलता कि इस अपराध को किसने किया, तब पुलिस स्टेशन पर उसकी एफआईआर होती है, उसको बोलते हैं स्टेट वर्सेस अननोन, सरकार बनाम अज्ञात। जैसे एफआईआर लॉज होती है, एफआईआर 3 कॉपी में लॉज होती है, ओरिजिनल कॉपी मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है 24 आवर के अंदर, सेकंड कॉपी विक्टिम को दे दी जाती है, थर्ड कॉपी थाने पर रहती है। उसी थर्ड कॉपी के बेसिस पर थाने से जुड़े हुए किसी भी सब इंस्पेक्टर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई को बनाया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सबसे पहले ड्यूटी ऐसे मैटर पर होती है कि वो अननोन पर्सन का पता लगाए कि ये किसने किया अपराध। पता चल गया, एफआईआर में नाम बदल देगा, केस डायरी में सरकार बनाम जो एक्यूज का पता चलेगा उनका नाम डाल देगा। और ये ध्यान रखिएगा 99% आईओ पकड़ में ला लेता है, पकड़ में आ जाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आईओ के प्रयास के बाद भी वो नहीं आया पकड़ में कि ये किसने अपराध किया, जैसे अभी हमने आपको बताया कि प्रयागराज में एक डॉक्टर साहब का मर्डर हुआ था, 4-5 साल पता ही नहीं चला कि किसने किया। तब ऐसे कंडीशन में आईओ को ये अधिकार दिया गया है कि आपको, क्योंकि आपके पुलिस थाने स्टेशन के जुरिस्डिक्शन ऋषि, में अपराध हुआ है। अपना फेस वॉश उठाओ, वो फेस वॉश से हाथ धोती है। सर जी म्यूट कर लीजिए। ये है एक्म्प्लिस एक्चुअल परीक्षा, मतलब क्लासों में बच्चों को डांट रहे हैं। अरे निशा जी म्यूट कर लो, अब उसकी क्लास का कुटाई मत करिएगा कि तुमने क्लास में चिल्लाया था। तो जिसके ऊपर उसको डाउट लगता है इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि उसके थाने के जुरिस्डिक्शंस में हुआ है, तो वो क्या करता है, जिसके ऊपर संदेह है उससे बात करता है, उसको समझाता है, बुझाता है, फुसलाता है कि देखो तुम और अपने साथियों के बारे में कोर्ट को जानकारी दे दो तो तुमको हम क्या करेंगे, छुड़वा देंगे, तुमको सज़ा नहीं होगी, और नहीं तो पकड़े जाओगे, सबके सबको सज़ा मिलेगी। अब उसको लगता है कि ऐसा करो कि एक्सेप्ट कर लो। तो जो कोई एक्यूज तैयार हो जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कहने पर, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस कोई एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने लाता है, उसका वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, कन्फेशन रिकॉर्ड कराता है। अब वो जो कोई एक्यूज्ड है उसका नाम हो जाएगा एक्म्प्लिस। समझ में आ गया? अब चलो, अब यहाँ पे आता है कि जो एक्म्प्लिस बन गया, एक्म्प्लिस तैयार हो गया, जो उसने कहा है कि मैंने और मेरे साथियों ने ये ऑफेंस किया, मैंने और मेरे साथियों ने ये ऑफेंस किया, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, इसका साक्षिक मूल्य क्या होगा? तो देखो, इस पे 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है 133, 133। दूसरा क्या है 114, 114 इलस्ट्रेशन बी। 2 सेक्शन है। और ये 2 सेक्शन है, दोनों में जो बातें कही गई है, दोनों में एक दूसरे के विरोध में बात कही गई है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है दोनों में। देखो, जब हम लोग के लॉ में कोई चीज़ कंट्राडिक्टरी हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, विरोध प्रकट करता है, तो उस विरोध को दूर करने की जिम्मेदारी 2 लोगों के कंधों पर रखी गई है। पहला, पार्लियामेंट, संसद को जिम्मेदारी दी गई कि अगर कानून के किसी भी प्रोविज़न में विरोध उत्पन्न होता है तो संसद क्या करे, संशोधन कर दे, अमेंडमेंट कर दे। दूसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभी हमने पिछली क्लास में डिटेल में बताया है। उनको इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ की पावर मिली हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ की पावर है, विधियों का निर्वचन। तो जो दोनों सेक्शन की बातें हैं वो क्या है, वो आपको हम बताते हैं। और जो दोनों सेक्शन में विरोध उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 133। जो सेक्शन 133 है वो कहती है कि जो सह अपराधी होता है, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा।
जो एकम्प्लिस है वो कॉम्पिटेंट विटनेसेस होगा और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। एन accomplice shall be a competent witnesses against an accused person and a conviction is not illegal merely because it's proceed upon the uncorroboration testimony of an accomplice। यानी जो सह अपराधी कह रहा है, देखो धारा 133 क्या कहती है, जो सह अपराधी कह रहा है वो सक्षम है, सक्षम साक्षी है। वो जो कह रहा है उसको आप कॉम्पिटेंट मानिए। ये मत सोचिए कि उसके बयान को हम लोग कोरोबरेट नहीं करा रहे हैं, अनकोरोबरेट है उसका बयान, और उसके बयान के आधार पर जो अन्य उसके साक्षी हैं, जो अन्य उसके साथ अपराध किए अभियुक्त, उनको दंड दे दो। यानी कि जो एकम्प्लिस है उसको कॉम्पिटेंट विटनेसेस माना गया 133 में, और दूसरा कहा गया कि जो उसका स्टेटमेंट है भले अनकोरोबरेट है, अनकोरोबरेट मतलब कि अन्य साक्ष्यों द्वारा मिलाया नहीं गया है, इसके बाद भी उसके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके अन्य साथियों को दंड दे दो। धारा 114 का इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? जो धारा 114 है उसका इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं होती। एन accomplice इज अनवर्थली ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मैटेरियल ट्रांजेक्शंस। धारा 114 कहता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के योग्य नहीं है। ये विश्वसनीय नहीं है। क्यों? सह अपराधी बेसिकली है क्या? सह अपराधी मूलतः है कौन? अपराधी। अपराधी है। सह अपराधी ओरिजिनली है क्या? अपराधी। और एक अपराधी के बयान पर आप उसके बिना मिलान करे, बिना पूछताछ किए उसके अन्य साथियों को आप दंडित कर रहे हैं, ये न्याय योग्य नहीं है। अब आया कि जो जजेस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो 133 को फॉलो करके आगे बढ़े या 114 बी को फॉलो करके आगे बढ़े, ये उन लोग के सामने प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक चला। लंबे समय का मतलब आप समझ लीजिए ये समय था 105 साल। 105 साल इंडियन यूनिसेट बनने के बाद क्लियर नहीं था। तब एक बहुत ही लीडिंग केस आया, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1978, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देखो जब ये केस आया डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर गया तो इसमें क्वेश्चन ये आया कि 133 को माना जाए, 133 को माना जाए, या सेक्शन 114 के इलस्ट्रेशन बी को माना जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसाइड किया, बोला कि जो दोनों सेक्शन हैं उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट सेक्शन है, वो है 114 बी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जो एकम्प्लिस होता है, चूँकि वो बेसिकली होता है क्रिमिनल, क्योंकि उसने कोर्ट की मदद कर दिया है, पुलिस की मदद कर दिया, स्टेट की मदद कर दिया है, उसलिए उसको सज़ा तो न दो। ये कॉन्सेप्ट न तोड़ा जाए कि एकम्प्लिस के कन्फेशन करने के बाद उसको सज़ा दिया, ये कॉन्सेप्ट मत तोड़िए, ये तो बना रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन चूंकि वो बेसिकली अपराधी है, वो जिसका जिसका चाहे उसका नाम ले ले। मान लो उसकी किसी से रंजिश चल रही है, और रंजिश चल रही है, कई सालों से उसका झगड़ा चल रहा है, उसका भी नाम लपेट लिया। तो मात्र उसके कहने से कि मेरे साथ एक्स था, वाई था, जेड था, और था इसमें से कोई नहीं, सबको सजा करवा दी, तो ये न्याय योग्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकम्प्लिस के स्टेटमेंट को केवल रिलेवेंट मानो,
एक्म्प्लिस के स्टेटमेंट को रिलेवेंट मानो, जैसे कि सेक्शन 30 में कोई एक्यूज के स्टेटमेंट को हम लोग रिलेवेंट मानते हैं, और इसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट कराइए। देखो, कोरोबोरेशन का जो मतलब होता है, जिसको कहते हैं मिलान कराना। मिलान कराने के दो तरीके हैं, आप लोग जान लो। एक तरीका तो ये कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, उस कोई एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन हो। और कौन करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन? कोई एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? अभियोजन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभियोजन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक। और क्रॉस एग्जामिनेशन में दो बातें, सत्यता को परखने का सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस एग्जामिनेशन। किसी भी एविडेंस की, किसी भी साक्षी की एविडेंशियल वैल्यू को कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्रॉस एग्जामिनेशन। दूसरा ये है कि उसी के ऊपर छोड़ दीजिए जो एक्म्प्लिस ने क्या किया है, एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा दिया है कोर्ट के सामने, उससे कहिए कि जो आपने अपना एग्जामिनेशन चीफ दिया है इसको अन्य किसी साक्ष्य से मिलान कराइए। तो इसको बोलते हैं कोरोबोरेशन। तो फाइनली देखो, लास्ट में इसको समझो आप लोग। डगडू वर्सेज स्टेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल एक्म्प्लिस के स्टेटमेंट के बेसिस पर उसके अन्य साथियों को दंडित न किया जाए, बल्कि एक्म्प्लिस के स्टेटमेंट को क्या करिए, कोरोबोरेट कराइए, मिलान कराइए। मिलान कराने के बाद तब उसकी एविडेंशियल वैल्यू निकालना है। और तब से इस्टेब्लिश लॉ हो गया है 1977 के बाद से कि केवल कोई एक्यूज के स्टेटमेंट के बेसिस पर हम उसके अन्य साथियों को दंडित नहीं करेंगे, बल्कि एक्म्प्लिस के स्टेटमेंट को हम कोरोबोरेट कराएंगे। कोरोबोरेशन होने के बाद तब उसकी एविडेंशियल वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप लोग। नो सर। चलो, अब आता है कि जो मुकदमा होता है, केसेस होते हैं, एक मुकदमे को जीतने के लिए कम से कम कितने गवाह होने चाहिए? प्रशांत, एक केस के लिए कम से कम कितने विटनेसेस हो? हाउ मेनी विटनेसेस? सर एक होना ही चाहिए सर। सर से पूछ रहे हैं कि सर को आंसर दे रहे हैं? सर एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। अच्छा, हमारा ग्लास कहाँ चला कोई- गया? चाहिए कोई जरूरी नहीं है सर, हम्म, जो साक्षी हो ही। तब कैसे जीतोगे मुकदमा? कुछ ऐसा घटना है जहाँ पे कोई है नहीं। चलो पाठक जी, आप बताइए कितने साक्षी चाहिए? यह कोई निश्चित नहीं है सर कि साक्षियों की संख्या कितनी हो। अगर एक भी नहीं है तब तो कोलैबोरेशन कैसे होगा? रविशंकर, हाउ मेनी विटनेसेस? मिनिमम 4 चाहिए सर। और अरे वाह, बिहार का केस सॉल्व होगा कि पूरे भारत का? 4? तो केस लड़े सर 4 गवाही करवाए थे सर। अच्छा, मनीषा आप बताइए कितने चाहिए? सर साक्षियों की संख्या निर्धारित नहीं है। जितेंद्र? सर एक और एक स्वतंत्र गवाह। 4 भी? सर कोई लिमिट नहीं है सर विटनेसेस की। अगर मान लीजिए एक भी नहीं है तब क्या होगा? 4 भी? मुकदमा आप जीतोगे कि हार जाओगे? सर जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। कैसे जीतोगे, कैसे हारोगे? सर प्रूफ अगर फैक्ट बेस हमारे पास होंगे तो आपकी बातों को विश्वास कैसे करेगा कोर्ट? केवल आप ही कह रहे हो कि मेरे साथ इन्होंने ऑफेंस किया, कोर्ट कैसे विश्वास कर लेगा? कोर्ट कहेगा अपने एविडेंस को कोरोबरेट कराइए। तब देखो, ये सब जो आप लोग से हम क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे सब आपसे पूछा जाएगा। देखो, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन नंबर 27, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? 27 का पार्ट सेकंड
क्या कहता है? बताइए, आप लोगों को पढ़ाया गया है ना। 27 का सेकंड पार्ट, 27 दो पार्ट में है ना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। कोई एक्यूज पर्सन पुलिस ऑफिसर के सामने जाता है, बोलता है कि मैंने बी को मारा है और मैंने जिस चाकू से मारा वो चाकू मैं नदी के किनारे छिपाया हूँ। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि मैंने बी को मारा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है वो एडमिसिबल होगा? नो सर। नहीं सर। अच्छा, जो वो कह रहा है कि चाकू मैंने नदी के किनारे छिपाया है और वो पुलिस वाला जाता है नदी के किनारे, चाकू को डिस्कवर कर लेता है, वो पार्ट रिलेवेंट है? यस सर। जी सर। अच्छा, तो किसने देखा मारते? किसी किसी ने नहीं देखा। किसी ने अच्छा, चाकू कुछ बोलेगा? नो नहीं सर। अभी ऐसे भी दिन नहीं आए हैं, अभी ऐसे भी दिन नहीं है कि किसी ने चाकू नहीं बोल, देखा। हाँ ना आएगा कभी ऐसा दिन कि चाकू बोलेगा। ठीक है, तो चाकू को क्यों पुलिस ऑफिसर अपने कस्टडी में ले रहा है? सर सर फिंगरप्रिंट्स उसकी उस पे रहेंगे। फॉरेंसिक जांच होगी। क्योंकि क्योंकि चाकू रियल एविडेंस है, भौतिक साक्ष्य। उसको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा, वो बैलिस्टिक के पास जाएगा। और जो एक्यूज कह रहा है कि मैंने चाकू से मारा, एक्यूज के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, चाकू के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, दोनों को कोरोबरेट कराया जाएगा। अब अगर कोरोबरेशन सही निकला तो एक्यूज को दंडित किया जाएगा। जी। चलो, एक तो ये आंसर देना जब आपसे पूछा जाए। दूसरा एग्जाम्पल बहुत बार हमने सॉल्व कराया है, पुराने लोग को, नए लोग भी सॉल्व कर लो। ए बी को अपने घर बुलाता है, ठीक, और बी जाता है। ए उसको कई चाटा मारता है जोर जोर से, और वहाँ पर ए और बी के सिवा कोई नहीं है। तो इशू बी क्या करे जो मार खाया है? FIR लॉस कराएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो अब हाँ, जरा इन नौजवान हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। ये भी किसी को बुलाए होंगे ना, पीटे होंगे। नो सर। ये हमारे यूपी के भावी MLA हैं, आज 10 साल बाद इनको आप MLA के रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए विधायक जी, तो कैसे होगा यस प्रूफ? सर। नो सर। चलो मोनो आप बताइए। ए ने बी को घर बुलाया, उसको 10 चाटे मारे, 5 चाटे मारे, जोर जोर मारे, और कहा जाओ जो करना हो कर लो। तो बी क्या करे ए को सज़ा मिल जाए? सज्जाद बोलो भाई, आप लोग कुछ तो बताओ। सर आंसर नहीं पता। आंसर नहीं पता, कोई बात नहीं। सर बी अपनी FIR को करेगा जाके और दिखाया अपना था। इंजरी रिपोर्ट बनवाएगा। तो आप लोग बोलते बहुत सर ज़्यादा हैं। मेडिकल जांच करवाएगा। जब आप लोग को बोलना होता तब नहीं बोलते। देखो, एक विधि का सिद्धांत है, जब बोलना है तब नहीं बोले, और जब नहीं बोलना है तो आपको रोक दिया जाएगा। इसको बोलते हैं विबंध का सिद्धांत। ठीक है, चलो रविशंकर क्या करिएगा? कपिल कुमार सर क्या करिएगा बताइए? सर पहले तो बी को अपना मेडिकल कराना चाहिए। किसको? बी को? सर जिसको चांट लगे, मैं सही से सुन नहीं पाया, ए ने बुलाया कि बी ने बुलाया, बट जो एक्चुअली जिसको लगी है, जिसको चोट लगी है, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करा के पुलिस में कंप्लेन देनी चाहिए। तो मेडिकल में क्या आएगा रिपोर्ट? डॉक्टर क्या रिपोर्ट देगा? इंजरी रहेगा सर निशान पाए सर जाएगा डॉक्टर तो निशान पाए जाएंगे ना सर, जो उसको साकार। चांटे लगे हैं, चांटों पे कहीं निशान होंगे। बीपी चेक करेगा और हाँ, उसके देखो सब निशान बताया। वगैरह देखो चेक करेगा। देखिए, बी को क्या करना है कि ए ने बी को बुलाया, वहाँ पर कोई फिजिकली और नहीं प्रेजेंट है, कोई CD नहीं है, ठीक।
तो बी को सबसे पहले क्या करना, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। देखो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या जो है चीज़ें आनी चाहिए ताकि इस बात को प्रूफ हो जाए कि बी को चाटे मारे गए हैं। देखो सबसे पहले ये बी तो कह ही रहा है कि मुझे ए ने चाटे मारे, लेकिन अपने इस स्टेटमेंट को कैसे कोरोबरेट कराए, मिलान कराए। तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो हम लोग के जो हम लोग ह्यूमन बीइंग होते हैं, क्या क्या हम लोग के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। सबसे पहले चाटा मारा है, ठीक है, तो उसके अगर स्पॉट हैं वो आ जाएगा सामने, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग के साथ कोई ऑफेंस होता है, हम लोग के साथ कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम लोग के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। हम लोग का पहले शरीर जो है गर्म हो जाता है, नाराज़गी से, गुस्से से, घबराहट से। तो जो ह्यूमन बीइंग हम लोग मानव हैं, हम लोग के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? काशीलाल जी, कितना 37 नॉर्मल टेम्परेचर होता है? सर 96 होता है। अरे आपका है ना, काशीलाल जी का पूछ रहे हैं, उनका कितना रहता है नॉर्मल? बोलिए। चलो दिन बंधु, कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? 97। 97 कितना किलोग्राम कि हार्स पावर क्या? उसको थर्मामीटर में हम लोग नापते हैं। हाँ तो क्या होता है यूनिट थर्मामीटर? तब किस में नापेंगे, तराजू में? सर 97 से 99 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। देखो जो नॉर्मल टेम्प 98.6 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की जिन्होंने खोज किया था। अगर टेम्परेचर ऊपर चला गया, 100 आ गया, 98 आ गया, 99 हो गया, ऊपर आ गया, इट मीन्स कि वो व्यक्ति घबराहट में है। दूसरा, ब्लड प्रेशर, जो हम लोग के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आप देखते हो डॉक्टर के पास जाते हो, बीपी नापता है डॉक्टर, तो वो नॉर्मल होना चाहिए 80 से 120 मिलीग्राम, स्फेग्नोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ये भी तराजू पे नहीं नापा जाता कि तराजू पे बैठ जाओगे, ठीक। तो जब कभी कोई घबराहट होता है तो बीपी हम लोग की फ्लक्चुएट कर जाती है, तो ये पहुंच जाएगी 180 170। तीसरा, हार्ट बीटिंग, जो हम लोग का हृदय चलता है, हार्ट बीटिंग कितनी होनी चाहिए नॉर्मल पर्सन की? 72। जिसको डॉक्टर देखते होगे ये नाड़ी से नापता है, ऐसे हाथ पकड़ता है डॉक्टर। 72 सर। 72 से 80 कितना, 1 घंटे में कि 1 मिनट में? 1 मिनट में सर। 1 मिनट। हाँ, तो इसको बोलना 72 से 80 पर मिनट। अगर ये शरीर का टेम्परेचर, शरीर का बीपी, म्यूट करिए भाई, शरीर की बीपी, हार्ट बीटिंग, इंजरी, ये सब अगर डॉक्टर रिपोर्ट बना देता है तो जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है उसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू होती है? एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है? रिलेवेंट। सेक्शन 45 उस रिलेवेंसी, ये जो डॉक्टर ने रियल एविडेंस दिया है, ठीक है, ये इसको बी का स्टेटमेंट और ये दोनों कोरोबरेट कर रहा है। कोर्ट क्या करेगी? अगर कोर्ट को बहुत ज़रूरत होगी तो कोर्ट क्या करेगी? डॉक्टर को 159, 160, 161 में बुला लेगी इंडियन एविडेंस एक्ट में, रिफ्रेशिंग मेमोरी, कि डॉक्टर साहब आइए और कोर्ट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए जो आपने रिपोर्ट बनाई है, ठीक। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी, 159, 160, 161। तो अगर ये सारी चीज़ को रिलेट कर गई, पहला बी का स्टेटमेंट, दूसरा डॉक्टर की रिपोर्ट, तीसरा 159, 160, 161 में डॉक्टर का स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन, इतने के बेसिस पर ए को सजा हो जाएगी। अब कितने गवाह लगे? कितने गवाह लगे? 0। डॉक्टर गवाह नहीं होता, वो इनफॉर्मल एक्सपर्ट होता है, हमने आपको बताया था वो इनफॉर्मल है, ठीक। तो देखो सेक्शन 134 कहता है कि ध्यान रखो,
हमको कोर्ट कहती है 134 में कि हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। हमको संख्या बल नहीं चाहिए, हमको गुणवत्ता चाहिए। जैसे आप लोगों के होते फास्ट फैंड कितने होंगे? 2, 3, 4? कितने फास्ट फ्रेंड होते हैं आप लोग के? विशाल, कितने फास्ट फ्रेंड हैं आपके? 10-15 ठो हैं। अच्छा, फेसबुक वाले फ्रेंड? 6,000 है। 6,000। तो जब कोई मुसीबत आएगी 6,000 में कैठो दिखाई पड़ेंगे? एक भी सर 7-8 एक भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। बस उसी फेसबुक पे लिख देंगे बड़ा दुख हुआ, ये सब। और जो आपके 10 हैं वो आपके हर समय खड़े रहेंगे। तो आप लोग, कोर्ट कहती है कि हमको क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आपके पास एक ही गवाह हो, वो कैसा हो? गुणवत्ता वाला हो। कैसा गुणवत्ता वाला हो? क्वालिटी वाला हो, घटना को देखा हो, घटना को सुना हो, घटना का आभास किया हो, वो हमको चाहिए। आप 10 मत ले आइए। समझ में आया? तो आज से आप लोग से पूछा जाए कि किसी भी केस के लिए साक्ष्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा नो पर्टिकुलर नंबर्स। कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। 4 तो बिल्कुल मत बताइएगा रविशंकर जी के साथ, ये 4 पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए। आप बोलिएगा नो पर्टिकुलर एविडेंस, बल्कि आप बोलिएगा कि होना क्या चाहिए? क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वांटिटी वाला नहीं होना चाहिए। हम मिनिमम बोले हैं सर 4 को। मैक्सिमम सर लिमिटेड नहीं है सर उसका। पूरा पटना जिला भी आ जाए गवाही देने? नहीं सर, जो तो 4 कहाँ से आप पकड़ के ले आए? कहाँ से आप 4 पढ़ लिए? कौन सी किताब में पढ़े? किसने आपको बताया? सिविल कोर्ट में सर 4 को गवाह करवाए सर, तो हो गया। तो ओके, क्या हो गया था? ऑर्डर हो गया था सर। चलो, अब रविशंकर आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करा दे। सब लोग ध्यान से सुन लो, सुनो ध्यान से। 2 तरह के व्यापारी होते हैं। एक होता है अपने सामान को चिल्ला चिल्ला के बेचता है, और एक होता है अपने सामान को मार्केट में लगाए रहता है, लोग जाते हैं उससे ले लेते हैं। एक चिल्ला रहा है 100 रुपए का 2 किलो सेब, चिल्ला रहा है, गली गली कॉलोनी कॉलोनी घूम रहा है। और एक फल मंडी में बैठा हुआ है जिसका कहना है कि मैं 150 रुपए का 1 किलो देता हूँ। तो जो 100 रुपए का 2 किलो है वो भीड़ लगा लेता है। सब दौड़ते हैं कि 100 रुपए का 2 किलो। ठीक है, रविशंकर ने भी 100 रुपए का 2 किलो खरीद लिया। ठीक है, ले आए। एक इनके फ्रेंड थे, वो 150 रुपए किलो वाला खरीद के ले आए मार्केट से। दोनों लोग बैठे, चलो भाई सेब खाया जाए। इन्होंने एक सेब काटा, सड़ा निकला, दूसरा काटा, सड़ा निकला, तीसरा काटा, वो भी ख़राब निकला। ये झल्ला गए कि मैं तो 4-5 सेब काटा, एक भी खाने के लायक नहीं। और इनके फ्रेंड ने जब काटा तो बिल्कुल बढ़िया कश्मीरी सेब, बिल्कुल रस वाला भरा था। तो अब इन्होंने अच्छा किया कि इनके फ्रेंड ने अच्छा किया? फ्रेंड ने अच्छा किया। फ्रेंड ने सर अच्छा किया। फ्रेंड ने सर। हाँ, तो ये इंडियन एविडेंस सेट का है। तो बड़े बुजुर्गों ने क्या सिखाया? देखो, जो हमारे ऊपर की 4-5 पीढ़ियाँ थी वो भी एविडेंस एक्ट पढ़ा, 1872 का है। उन्होंने अपनी रीजनल भाषा में इसको समझा। तो हम लोग के नॉर्दर्न इंडिया में बोला जाता है महंगा रोवे कितनी बार? एक बार, और सस्ता रोवे बार बार। अब तो समझ में आ गया ना? महंगा रोवे Yes, एक बार। sir. आप 150 रुपए किलो का ले आए, एक बार रोगे। क्यों? जब ये बोलेंगे ये देखो मैं तो 50 रुपए किलो लाया हूँ, तो आपको लगेगा रे मुझे तो 150 में दिया, इन्होंने 50 रुपए में लिया। एक बार आपको कष्ट हुआ, रोया। फिर अब इनके रोने की बारी शुरू। 1 कांटा खराब, 2 कांटा खराब, 3 कांटा खराब। तो कंक्लूजन क्या निकला कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बार बार। बार बार। तो आप कोर्ट में केस लेके जाते हो, भीड़ मत ले जाओ। ये मत कहो कि 5 गवाह ले आओ तुमको मुकदमा जिता देंगे, 10 गवाह लाओ मुकदमा जिता देंगे। कोई गवाह नहीं।
आप गवाह एक ही लाइए, गुणवत्ता वाला लाइए, गुणवत्ता वाला लाइए। अब तो समझ में आ गया सबको ना? यस सर। तो आपका टिक किस पे लगेगा? इंटरव्यू में क्या बताएंगे? नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द, कोई हमको गवाह की निश्चित संख्या नहीं चाहिए, जो चाहिए वो गुणवत्ता वाला चाहिए। किसी कोई दिक्कत? क्लियर? चलो और कुछ समझा दें कि क्लियर हो गया है? चलो देखो सर एक चीज और आप लोग को, हाँ बोलिए बोलिए पाठक जी बोलिए। सर जो अपराधी है उसको कोरोबरेशन के लिए अभियोजन ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। जो बना है एकम्प्लिस, वो जी किसका है? एक्यूज्ड का है ना? जी वो एक्यूज्ड है ना। ये तो सरकार का गवाह बन गया, अलग बात है, लेकिन उसका क्रॉस कौन करे? विक्टिम ही तो करेगा, विक्टिम ही तो करेगा उसका। चलो भाई देखो रविशंकर, आप हमको 150 रुपये वाला सेब खिलाइएगा पटना आने पे, ठीक है? यह हमारा आपका पैक्ट है। देखो एक एग्जाम्पल और आप लोग को बताते हैं। जब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, LLM कर रहे थे उस समय, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। तो हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने हमसे बोला कि एक केस है, किसी बड़े एडवोकेट को ज़रा से आप इलाहाबाद में बता दीजिए, और मैटर थोड़ा सा ट्रिपिकल है। तो हमने कहा कि ठीक है, इलाहाबाद में एडवोकेट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ड्यूरिंग LLB LLM बहुत से एडवोकेट टच में भी आ गए थे। तो हमने उनसे कहा ठीक है आप आइएगा, हम मिलवा देंगे। देखो मैटर क्या था? मैटर ये था कि एक व्यक्ति था, और कोई सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का मैटर था, बहुत पुराना है, ठीक से याद भी नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल सूट चल रहा था। क्रिमिनल सूट के दौरान जब एग्ज़ामिनेशन इन चीफ हो रहा था उसका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट ने क्रॉस बाई कोर्ट पूछ लिया कुछ, जो आप लोग पढ़ते हो इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो वो इतना नाराज़ हो गया, इतना गुस्से में आ गया, वो मजिस्ट्रेट से कहता है कौन साला कहता है मैंने अपराध किया? ओपन कोर्ट में कौन साला, गंदी बात, मतलब ऑफेंसिव वर्ड बोल रहा है। तो मजिस्ट्रेट ने क्या कि सो मोटिव एक्शन लेके उसको पनिश कर दिया। किसने मेरी ओपन कोर्ट में एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया है, दंडित कर दिया। अब मैटर हो गया दो। एक तो पहला उसने क्या किया था, ऑफेंस किया था, अपराध किया था, उसका ट्रायल चल रहा था, और दूसरा ओपन कोर्ट में एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर दिया। तो जब वो सब हमको बताए तो हमने कहा देखिए हम LLM जरूर कर रहे हैं, हमको खुद ही समझ नहीं आ रहा है क्या होगा इसमें, और कौन एडवोकेट बचाएगा। कहीं नहीं, कुछ इलाहाबाद में बड़े बड़े एडवोकेट हैं। तो उस समय के जो सबसे बड़े एडवोकेट थे, आज से 30 साल पुरानी बात आप लोग को बता रहे, हम उनके पास ले गए उनको। तो वो जो वकील साहब थे अब तो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, और उनके चैम्बर के ढेर सारे लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, बहुत बड़े वकील थे। तो उन्होंने मात्र 2 मिनट बात सुनी, केवल 2 मिनट, और 2 मिनट सुनने के बाद उन्होंने कहा 11,000 रुपये मुंशी जी के पास जमा करा दीजिए, हो जाएगा। तो जो हमारे परिचित आए थे, वो उनको लगा कि वकील साहब तो कुछ सुने ही नहीं, और 11,000 रुपया 30 साल पहले मांग रहे हैं, आजकल लाखों रुपए के बराबर, क्या करेंगे? तो हमसे बोले कि ये बताइए कि वो कुछ बताए ताए तो नहीं, बस कल 11,000 की डिमांड कर लिए। हमने कहा देखिए अब हम सेकंड टाइम नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हम उनसे अब हम बात नहीं करेंगे। तो बहुत उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि हमको तो लग रहा है ये भी सज़ा करा देंगे, ये वो। हम कहा चलो, फिर बचपना भी था, ज़्यादा फिर गए, हमारे ऊपर नाराज़ हो गए। ऐसा करिए कि उनसे कह दीजिए मैं केस नहीं लड़ूंगा, और किसी के पास जाए। हमने आगे बोला, हमको देखो आपने बनता मैटर। बहरहाल वो गए, फिर से बोले नहीं सर हमसे गलती हो गई, वो वकील साहब से हम आप ही से केस करवाएंगे। तो हमसे बोले कि मंडे को आप भी आ जाना कोर्ट, और इनकी एप्लीकेशन वगैरह हम तैयार करा दे रहे हैं, मंडे को आर्गूमेंट हो जाएगा इनका, परेशान ना हो।
हम भी सोच रहे थे ये क्या बोलेंगे ना, एक कागज़ मांग रहे हैं, केवल सबॉर्डिनेट कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी थी बस। सुनिए काशीलाल जी, आप लोग एडवोकेट हैं, पाठक जी, जब ऑनरेबल कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो केस पुटअप हुआ तो जो वकील साहब ने 11,000 रुपये फ़ीस लिया था उस समय, कोर्ट में कहते क्या हैं कि सर जो मेरा क्लाइंट है वो कहना कुछ चाह रहा था और ट्रायल कोर्ट ने समझ कुछ और लिया। हमारा क्लाइंट ये कह रहा था कौन सा लॉ, नियम, कौन सा नियम कहता है कि मैंने अपराध किया, और मजिस्ट्रेट साहब ने उसको साला शब्द समझ लिया। वो तो आज भी कह रहा है कौन सा नियम, अब नियम की जगह ला बोल दिया तो उसको साला समझ लिया। अब जज साहब हंसने लगे, बोले वकील साहब आज आप ले ही लेंगे ऑर्डर। बोले सर वो आज भी कह रहा है कि कौन सा नियम, अब नियम को वो लॉ बोल दिया तो उन्होंने दोनों को मिला के साला बना दिया। आप समझिए जज साहब हंसते हुए उसको एक्विटल कर दिए। बाद में हमने पूछा, हमका सर वो तो कहें ये बताओ कौन सी रूलिंग लाते, कौन सी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट या लाते कि गाली बकने वाले व्यक्ति को ओपन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस लेने के बाद बरी कर दिया जाए। हमने कहा सर देखो, तो सोचिए जो लाखों रुपए, मतलब आज के डेट में वो कई लाख रुपए में फ़ीस होगी, ऐसे पैसे नहीं मिलते, उन्होंने छुड़वा दिए। और उसके बाद वो बेल्ट वकील साहब की हो गई, जो अवध की बेल्ट है यूपी की, फैज़ाबाद, ये क्या नाम है, सुल्तानपुर, सब उनके पास हो गए। सर उन एडवोकेट का नाम क्या था? GN वर्मा साहब, उन्हीं के भांजे हैं जस्टिस कृष्ण मुरारी जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। तो देखो होता क्या है कि कुछ चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी एडवोकेसी में ली जाती हैं। हर चीज़ की रूलिंग नहीं है, रूलिंग किसकी आप ढूंढोगे, ठीक है। तो कितने विटनेसेस लगे चार्जशीट छुड़वाने में वकील साहब को, कितने विटनेसेस लगे? सर 0 लगे। तो अब आप लोग एक फंडा बना लो, मोटा मोटा फंडा, कि कोई पर्टिकुलर विटनेसेस नहीं चाहिए हमको कोर्ट में, लेकिन अगर विटनेसेस हो तो क्वालिटी वाला हो, ठीक। जैसे कितने घंटे पढ़ने चाहिए साकार, एक स्टूडेंट को जुडिशरी में जाने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए? तो देखो इसका ये तरीका है कि आप अब ये बोलो कि कोई पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अभी गए थे बाबा जी ने हाथ देखा था, बोला अरे तुम तो जज बन जाओगे, तो ये सही है? नहीं देखो बिना कर्म करे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके लिए बोला गया कि आप 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो? मन लगा के पढ़ो, मन लगा के। हाँ देखो शिक्षा दे रहे मन लगा के। तो मन लगाने का मतलब है कि आप कंसंट्रेट होके पढ़िए, उस समय ना मोबाइल चलाइए, ना किसी से बात करिए। नहीं मन कर रहा उठ जाइए, अगर नहीं मन कर रहा है उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, लेकिन जितने देर पढ़िए गुणवत्ता के साथ पढ़िए। अब वो कोशिश करिए कि 24 घंटे में 5 घंटे तो निकाल ही लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही चीज़ें ये कहती है सेक्शन 134, ठीक। तो 2 चीज़ें आप लोग से पूछी जाती है, कौन साक्ष्य दे सकता है और कितने साक्षी होने चाहिए। तो कौन साक्ष्य दे सकता है, कल हमने आप लोग को बताया था, हु में टेस्टिफाई, सेक्शन 118, 118, सभी लोग साक्ष्य दे सकते हैं, माइनर, मेजर, ठीक है ना, कन्विक्टेड, सब साक्ष्य दे सकते हैं, केवल एक को छोड़ के। और एक वो कौन है? अनसाउंड माइंड। धारा क्या है? 118। कितने साक्षी होने चाहिए? कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन जो साक्षी हो वो क्या हो? गुणवत्ता वाला हो, क्वालिटी वाला हो, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अब तो क्लियर हो गया ना? चलो तो देखो डियर स्टूडेंट, अब आप लोग से मुलाकात 27 को होगी, ठीक है। कल से 26 तक आप लोग की क्लास नहीं चलेगी, और चूँकि हमको परसों 23 को मॉर्निंग में ही निकलना है 6 बजे, तो फिर जो लोग से पटना में मुलाकात होगी पटना में होगी, ठीक है। और जो लोग पटना आना चाहे मोस्ट वेलकम है, हम सबको बुला रहे हैं, ठीक है। जो लोग बिहार साइड से वो तो 100% आए, बाकी लोग के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए जैसा पॉसिबल हो।
और सर किस लिए पटना? शपथ लेना है नीतीश कुमार जी के साथ। आओगे? नो कैबिनेट सर, अब मंत्री नहीं के लिए होगा। सर, हैं? कैबिनेट मंत्री, नहीं, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए। नहीं, गवर्नर के लिए। नीतीश जी को गवर्नर बनाएंगे डायरेक्ट। सर इतने तो दिन पटना से में इतने सर दिन से कहानी चल रही है, अब ये पूछ रहे हैं पटना में क्या होने जा रहा है। आज 20-25 दिन से पूरी ताकत के साथ हम लगे हुए हैं। ठीक है, रोज कुछ न कुछ जाता है। डियर स्टूडेंट, पटना में सेमिनार हो रहा है लीगल, ठीक है ना, हाउ टू प्रिपेयर जुडिशियल एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक जुडिशरी एग्जामिनेशंस। हाँ काशीलाल जी क्या पूछ रहे हैं? सर वो हीरा पैलेस को चेंज करके सर कहाँ हाँ देखो सब इंडस्ट्रियल। हाँ देखो, हम आप लोग को सबको बता देते हैं। ये प्लेस जो है बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, ये उद्योग भवन है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। उसी के ऑडिटोरियम में है, फर्स्ट फ्लोर पर। और ये वो सिन्हा लाइब्रेरी रोड है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर है, तो उसी लाइब्रेरी के सामने। ठीक है, और लोदीपुर है। बाकी रविशंकर जो आप लोग के साथ क्लास कर रहे हैं, इन्हीं लोग की सब उससे कंट्रीब्यूशन से हुआ है ये। ठीक है, म्यूजियम के सामने, म्यूजियम के सामने, म्यूजियम के पास, म्यूजियम के पास है। ठीक है, हम भी तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो दो है सर पटना में। हैं? म्यूजियम सर 2 को है। पुराना म्यूजियम वो बताइएगा सर। पुराना म्यूजियम। हाँ, पुराना म्यूजियम के पूरब साइड। नेट पे सारा लोकेशन मिल जा रहा है, तो ये नेट पे लोकेशन अवेलेबल है। रविशंकर, म्यूजियम तो पुराना ही होता है ना। अरे म्यूजियम नया बना है सर, वो बेली रोड में म्यूजियम बना है। हाँ, तो म्यूजियम की चर्चा करने की ज़रूरत क्या है? हमको तो जो मजिस्ट्रेट उन्होंने बोला बोर्ड ऑफिस बता दीजिएगा। सिन्हा लाइब्रेरी बताया ना। ठीक है, सिन्हा लाइब्रेरी। सर हम गूगल पे सर्च किए थे तो आ गया था। अरे हमने गूगल का मैप भी आप लोग को भेजा है, कुछ तो ऑनर किया करो सर का। इतने बांग्ला चौराहा भी फेमस है सर। सब आप लोग को भेज रहे। स्टेशन से 2 किलोमीटर है, ओनली 2 किलोमीटर। ठीक है, तो काशीलाल जी कहीं लिख लीजिए, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उद्योग भवन, नियर सिन्हा लाइब्रेरी रोड। बस, बाकी नेट पे सर्च कर लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, कंचन जी इनको जरूर लेते आइएगा, जो आपकी ये चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो आराम से सर को देख लेंगे वहाँ पर। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 बजे के पहले पहुँच जाइएगा ज़रूर से वहाँ पर, आप लोग विशेष रूप से। जी जी ठीक है सर, 10 बजे से प्लेस पहले मिल जाए आप लोग को। ठीक है, और आप लोग की कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हैंड्स 0 हैं। ठीक है, तो आप लोग बिफोर पहुँच जाइएगा वहाँ पे। बाकी ठीक है सर, हम लोग हैंड्स के रूप में रहेंगे सर। आइए, आप लोग मोस्ट वेलकम का तो रहे ना, आप लोग आइए, 9:30 तक पहुँच जाइए। और हम जहाँ रुक रहे हैं वो हमको बताया गया है कि उसी के जस्ट बगल में है। क्यों रविशंकर, वो BSNL का गेस्ट हाउस कहाँ पर है? बगली में तो बता रहे थे। उसी का सर है सर। हाँ, तो बस उसी बगल में हम रुकेंगे भी। 23, 24, 25 3 दिन BSNL का गेस्ट हाउस है, तो उसी में रुकने का कराया गया है, तो बगल में रहेंगे भी। कोई 24-25 के पहले मिलना चाहेगा तो भी मुलाकात हो जाएगी वहाँ पर। तो उसी का वहाँ स्टेट के क्वार्टर है सर। हाँ, इसीलिए लगता है वहाँ कराया गया होगा। और सुबह भी हमने क्लास में बताया था, 4 महीने के बाद, 4 से 5 महीने के बाद फिर आप लोग के लिए सेमिनार होगा रांची में। और ये डिसीजन लिया गया है कि 4 महीने 5 महीने पर हर एक कैपिटल में इसको टच किया जाए। जैसे पटना में हो गया, पटना का काम ख़त्म। इलाहाबाद में हो गया, देखो आज हमने इलाहाबाद का वीडियो आप लोग को भिजवा दिया था। इलाहाबाद का काम ख़त्म। ठीक है, तो रांची में 4 से 5 महीने के बाद तो बिहार का और रांची का, झारखंड पूरा हो जाएगा, तब नंबर आएगा राजस्थान का। तो राजस्थान में ये प्लेस है जोधपुर। जोधपुर में कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर आप लोग के लिए हो। फिर उसके बाद एक होगा यूपी में, कानपुर में। और फिर इसके बाद जो ये MP है, गोरखपुर में सर, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर मे बी जबलपुर में। ठीक है, तो ऐसे रखा जाएगा। और आप लोग के साथ
आप लोग जो क्लास ले रहे हैं वो तो आप लोग का रिलेशन है ही है। एक जैसे लीगल विंग बना रहे हैं, उसमें सारे मजिस्ट्रेट, सीनियर एडवोकेट सब लोग रहेंगे, ताकि जब कभी कॉन्फ्रेंस हो तो वो थोड़े दूसरे रूप में हो। अभी तो पटना में शुरुआत हो जाती है, तो वो थोड़े से बड़े स्केल पर होगी। तो उसका जो प्रोफार्मा है जब फाइनल हो जाएगा तो आप लोग को बताएंगे। और वो जो मेंबरशिप आप लोग को दी जाएगी वो लाइफ टाइम रहेगी। आप लोग आगे मजिस्ट्रेट बनो, एपीओ बनो, एडीजे बनो, हर समय आप जुड़े रहोगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हम लोग आपस में मिलते भी रहेंगे हर समय, पूरे जीवन भर, 4 महीने 8 महीने के बाद, ठीक है। चलो कोशिश कर रहे हैं, जितना हो जाएगा आप लोग को किया जाएगा। तो चलिए, पटना में मुलाकात होती है सब लोगों से, और फिर बाकी तो क्लास हम लोग के 27 को। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।